देश में गोल्ड का इंपोर्ट घटने के बाद भी इसकी कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से इंपोर्ट का बिल हर साल बढ़ रहा है। मंगलवार को सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी से पता चला कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में गोल्ड के इंपोर्ट की लागत 71 अरब डॉलर से ज़्यादा दर्ज की गई है, जो 5 साल पहले यानी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 45 अरब डॉलर थी। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में 868 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 718 टन सोने का आयात हुआ है। सर, भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसका कितना असर हुआ और उससे क्या फायदा मिला? ये आंकड़ा शुभ दिलचस्प है। 2022 से अगर आप ध्यान से देखें आंकड़े को, तो भारत में टनेज के आधार पर गोल्ड का इंपोर्ट लगातार घट रहा है। 2022 से धीमे धीमे क्रमशः गिर रहा है, लेकिन 2022 के बाद से ही दुनिया में गोल्ड की कीमतों में तेजी भी शुरू हुई थी। तो भारत के लिए जो पूरी कोशिश थी गोल्ड का इंपोर्ट कम करने की और विदेशी मुद्रा का प्रवाह या भारत से विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो रोकने की, वो कहीं सफल होती नहीं दिखाई दी। और इसलिए इन आंकड़ों में आप देखें तो गोल्ड की कीमत बढ़ने के कारण भारत की का गोल्ड इंपोर्ट वैल्यू टर्म्स में भारत से बाहर जाते डॉलर के टर्म्स में या इस संदर्भ में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। हालांकि टनेज में इसमें गिरावट आई है। तो अगर आप करीब से देखें तो करीब 72 बिलियन डॉलर के आसपास का गोल्ड का इंपोर्ट बिल है, जो भारत में क्रूड ऑयल और एलएनजी इंपोर्ट्स के आसपास ही है। मतलब उसी श्रृंखला में भारत के टॉप जो इंपोर्ट्स हैं उसमें शामिल है। और इस रोशनी में जब आप भारत ने अभी हाल में मई में जब 6% से 15% की इंपोर्ट ड्यूटी की थी, गोल्ड पर बढ़ाई थी, उसे देखें तो उसका कोई बहुत बड़ा असर भारत से विदेशी मुद्रा बचाने में नजर नहीं आया। बल्कि जोखिम इस बात का यह है कि ड्यूटी जो बढ़ी है, इसके बाद अवैध रास्ते से, तस्करी के रास्ते से सोने की आमद बढ़ी है और इसके आंकड़े भी निकल कर बार बार आ रहे हैं। उन अवैध चैनल से सोना आना शुरू हुआ है। तो अगर आप पूरी गोल्ड के मैनेजमेंट की स्कीम देखें, इस पर हम लोगों ने एक अर्थम में विस्तार से चर्चा भी की थी कि सरकार की पूरी गोल्ड नीति उलझ गई है 2015 के बाद से। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें सोने में किस दिशा में जाना है। सोने का लोन भी बढ़ाना है, डिजिटल गोल्ड की बढ़ोतरी भी करनी है, पर गोल्ड का इंपोर्ट भी रोक देना है, भारत में गोल्ड रिफाइनिंग के लाइसेंस भी देने हैं, गोल्ड में लोगों को निवेश के लिए ईटीएफ में निवेश के लिए लोगों को प्रेरित भी करना है। ये सब उस उलझन के बीच में ये आंकड़ा ये बता रहा है कि जो पूरा मकसद था गोल्ड का इंपोर्ट रोकने का, कि भारत से विदेशी मुद्रा कम की जाए, उस पर विदेशी मुद्रा का खर्च कम किया जाए, वो मकसद कहीं से पूरा होता नहीं दिखाई दिया। और इसकी बड़ी वजह है कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ी हैं और ऊंची ही रहने की संभावना भी है। केंद्र सरकार एलआईसी में 6.5% हिस्सा बेचने जा रही है। यह हिस्सा बिक्री ओएफएस के जरिए होगी। इसमें 2.5% हिस्सा बिक्री के लिए ओएफएस घोषित किया गया है। हिस्सा बिक्री 382 रुपये प्रति शेयर पर होगी। बुधवार को रिटेल निवेशक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। कंपनी में सेबी के नियम के तहत न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए सरकार यह हिस्सा बिक्री करने जा रही है। फिलहाल एलआईसी में सरकार की 96.5% हिस्सेदारी है। सर, ये शेयर प्राइस क्या बता रहा है और ये डिस्काउंट पर है? ओएफएस जनरली डिस्काउंट पर आते हैं, ये डिस्काउंट क्या बता रहा है? बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सरकार अपने पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ी कंपनी को, सबसे महत्वपूर्ण एलआईसी बीमा कंपनी को ठीक ठाक बड़े डिस्काउंट पर बाजार में सेल करने जा रही है। और खासतौर से उस समय जबकि बाजार में उसकी कीमत ठीक है, 2.5% की का स्टेक सेल है और उसमें 4% का ग्रीन शू ऑप्शन है। तो आप मान लें और ग्रीन शू ऑप्शन मिल भी जाएगा क्योंकि एलआईसी में निवेशक मिल जाएंगे। तो अगर पूरी तरह से ये ओएफएस सब्सक्राइब होता है तो एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी करीब 6.5% कम हो जाएगी। फ्लोर प्राइस जो फिक्स किया गया वो 382 रुपए पर फिक्स किया गया है। करीब 10.7% या 11% के आसपास डिस्काउंट पर एलआईसी का ओएफएस आ रहा है, जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस जो 428 रुपए था उससे कम था। तो ये डिस्काउंट पर बेचने के पीछे की बुनियादी रणनीति है कि सरकार की कोशिश यह है कि किसी भी तरह से अधिक पैसा ओएफएस के जरिए जुटाया जा सके। तो अगर ये पूरा 6.5% के आसपास सब्सक्रिप्शन हो जाता है, करीब 82 करोड़ के आसपास, 82.22 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे, तो सरकार को 31,000 करोड़ रुपए तुरंत मिल जाएंगे ग्रीन शू ऑप्शन को मिलाकर। और ये एक तरह से अगर पूरा ग्रीन शू ऑप्शन भी सरकार ने एक्सरसाइज किया, जो करेगी ही क्योंकि इसीलिए लाया गया है, तो शुभम में भारत का हाल के वर्षों में सबसे बड़ा सिंगल शेयर सेल हो जाएगा सरकार के ओएफएस के हिसाब से, क्योंकि 31,000 करोड़ रुपए बड़ी राशि होती है। और इसके बाद एलआईसी का जो पब्लिक फ्लोट है इस ओएफएस के बाद वो बढ़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में इसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। यहाँ से एक बड़ा प्रयोग भी सरकार ने इस एलआईसी के ओएफएस के जरिए बाजार को एक बड़ा संकेत देने की भी कोशिश की है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर।
सर, इस ओएफएस से क्या ये इशारा मिल रहा है कि सरकार विनिवेश कार्यक्रम को लेकर अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर रही है और इस साल लगातार ओएफएस आ रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट का जो प्रेशर है, बजट का जो प्रेशर है, उसको कहीं किसी हद तक यहाँ एब्जॉर्व किया जा पाएगा? जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये दिखता है कि सरकार छोटे छोटे हिस्सों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बाजार में कोशिश कर रही है। इसके बजाय क्योंकि बड़ा विनिवेश किया जाए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाए जाएं, आईपीओ लाए जाएं, क्योंकि अगर आप एलआईसी की लिस्टिंग की और आईपीओ की पुरानी स्मृतियों को देखें, सरकार को काफ़ी मुश्किल होती है जब वो आईपीओ लेकर आती है कंपनियों के, और उनको लिस्ट कराने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया होती है। और भारत में सरकारी कंपनियों के विनिवेश का जो इतिहास बताता है कि बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर किए गए निवेश आमतौर पर बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं देते। इसकी तुलना में ओएफएस छोटी छोटी मात्रा में 2.5%, 3% ओएफएस निवेशकों को अच्छे डिस्काउंट पर अगर दे दिए जाएं तो निवेश आ जाता है। और ये रूट धीमे धीमे अब स्थापित सा होता जा रहा है। तो बहुत सारे लोग सुर्खियों में ये चीज़ें नहीं आती हैं क्योंकि बाजार को तो पता रहता है, और इस बहाने जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं उन्हें सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो और इसमें भी सरकार ने अब ये आग्रह छोड़ दिया। एक दौर था जब इसमें बड़ी चर्चा होती थी कि सरकार ने अपनी कंपनी सस्ती बेच दी। अब यहाँ ये बहस उठ सकती है कि 428 रुपये का शेयर जब बाजार में था तो आखिर 382 रुपये में एलआईसी को क्यों बाजार में बेचा गया। एक दौर में इस पर ऑडिट की रिपोर्ट आती थी, विवाद होता था, लेकिन अब एक कोशिश है कि जब भी जो मौका मिल जाए विनिवेश में, अगर सस्ता भी शेयर बेचना पड़े और छोटी हिस्सेदारी बेचनी पड़े तो उसे बेचकर पैसा जुटा लिया जाए। तो इस साल कई सारे ओएफएस लाइन में हैं। सरकार की कोशिश है कि जैसे जैसे बाजार में थोड़ी तेजी का एक दौर बनता दिखता है 1-2 हफ्ते में, वैसे ही एक किसी का कंपनी को ओएफएस लाया जा सकता है। और राजकोषीय दबाव तो हम आपको बता ही रहे हैं, सब्सिडी का बोझ काफ़ी ज़्यादा है, सरकार की रिकॉर्ड बोरोइंग है। ऐसी स्थिति में कंपनियों के विनिवेश से ही राजकोषीय घाटे को जो भी जिस सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है करने की कोशिश की जा रही है।